नमस्कार मित्रों, व्यंजन आगम संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। उसमें 3 का आगम होता हमारे, एक च का आगम और एक स का आगम और एक श का आगम। ये 3 प्रकार के आगम है। एक च, एक स और एक श, इन तीनों का क्या हो रहा है? आगम। ओके, इसमें से पहले नंबर को हमने पढ़ा था, अगर स्वर के बाद कौन सी ध्वनि आ जाए? च, तो ये जो च है वो यहाँ आ जाएगा। और ये च किस प्रकार का है? स्वर रहित आधा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स और स के आगम की। यहाँ आपके 2 उपसर्ग क्लियर हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। आगे जब हमारा टॉपिक आएगा उपसर्ग का, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उसमें से एक उपसर्ग है जो इसमें भी अभी आपके क्लियर होने वाला है, और वो श आगम कैसे होता है उसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये एक उपसर्ग है सम, संस्कृत के 22 उपसर्गों में से आता है। 2 इससे मिलते जुलते आपको शब्द मिलेंगे। एक होता है सम, दोनों में अंतर है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। इस सम का मतलब होता है बराबर, और इस सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। याद रखना, जब भी उपसर्ग की बात कही जा रही है 22 वाले में, उसमें इसकी गिनती है, इसकी गिनती नहीं है। अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, उसमें इसकी गिनती होती है। इसको भी मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, क्री धातु से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां पर स का क्या होगा? आगम। और ये जो म है, हमेशा याद रखना, पूरे संधि प्रकरण में जब भी म आवे, वो म हमेशा अनुस्वार यानी बिंदी में बदलता। किसी भी शब्द के ऊपर आप बिंदी देखोगे स के ऊपर, चाहे वो संचालन हो, चाहे वो संपर्क हो, चाहे संबल हो, चाहे संवाद हो, संशय हो, संदेह हो, संदेश हो, सबके ऊपर बिंदी जो है वो संधि विच्छेद में म बनती है। क्या बनती है? म। ठीक है, तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले जितने भी शब्द आ जाएं। ठीक है, अब कौन से शब्द, जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लिया मैंने, कार। क्या शब्द है? कार। ये क्री धातु से बना हुआ शब्द है, कार, काम को करने वाला। तो क्या होगा? सम प्लस कार, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये म बदलेगा बिंदी में, और बिंदी में बदल गया इस तरीके से। यहां स का क्या हो जाएगा? आगम, ये वाला, क्योंकि ऐसे लिखेंगे आधा तो। और ये कार है, वैसा का वैसा बन गया। सम प्लस कार से क्या बन गया? संस्कार। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है कृत, और समधन कृत से क्या बन जाएगा? संस्कृत। अब आपको परीक्षा में पूछेंगे कि संस्कार में उपसर्ग बताओ, तो क्या लिखोगे? सम। संस्कृत में उपसर्ग बताओ, सम। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, एक शब्द आ गया हमारा करण, और ये बन जाएगा संस्करण। क्या बन जाएगा? संस्करण। इस तरीके से बन जाएगा, सम प्लस करण से। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है कृति, और समधन कृति से क्या बन जाएगा? संस्कृति। ये शब्द इस तरीके से बन जाएगा, समधन कृति से बनेगा संस्कृति। और एक और ले लेते हैं, जैसे कर्ता। ठीक है, तो सम प्लस कर्ता से बन जाएगा संस्कर्ता, इस तरीके से। तो ये बात हो रही है, ये स कब आगम होता है? इस स का जब जब सम उपसर्ग के बाद कौन सी धातु का शब्द आ जाए? क्री, तो ऑटोमेटिकली स कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सम प्लस कार, ज्यादा कठिन नहीं है। संस्कार, समधन कृत, संस्कृत, समधन करण, संस्करण, समधन कृति, संस्कृति और समधन कर्ता, क्या बन गया? संस्कृता। क्लियर है? तो ये एक उपसर्ग हो गया। दूसरा आज का उपसर्ग है, वो है आपका परि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? परि। परि उपसर्ग के बाद वही क्री धातु से बनने वाले अगर शब्द आएंगे, तो यहां पर ष षटकोण वाला, इसका आगम हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा बिंदु पढ़ा रहा हूं मैं। तो वही हमारे शब्द होंगे क्री धातु से बनने वाले कोई भी, जैसे ये आ गया कार, तो परि प्लस कार से क्या बन गया? परिष्कार। अब इसका मतलब जरूर समझ लेना, परिष्कार का मीनिंग होता है सुधार। परिष्कार का मीनिंग क्या होता है? सुधार। ये शब्द है, वैसे भी बहुत से
कोचिंग वाले नाम रखते हैं तो उसमें कोई न कोई मीनिंग रहती है। परिष्कार एक जयपुर में डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान है, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा कोचिंग का नाम। जैसे उत्कर्ष है ना, तो कोचिंग वाले नाम रखे, जैसे रॉयल है, तो ये सब क्या है, किसी कोई थीम होती होगी, कोई उनके पीछे कोई कहानी रही होगी, या वो सोचते होंगे कुछ ऐसा। लेकिन कोई चिंटू कोचिंग सेंटर, पिंटू कोचिंग सेंटर, हाँ रामलाल कोचिंग सेंटर, ऐसा थोड़ी रखते। उत्कर्ष अपनी जगह से उठाने वाला, उसको कहते हैं। हम अपने अज्ञान लोक में पड़े हुए हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके किसी उच्च स्थान को प्राप्त करें, अच्छी जगह पर जाएं, हम जिस स्थिति से है उससे कुछ बेहतर स्थिति में जाएं, तो वो हमको उठाता है, इसलिए वो उत्कर्ष कहलाया। रॉयल हमारी जिंदगी सामान्य सी है, लेकिन एक बहुत अच्छी बन जाए, पढ़ लिख करके हम IAS RS अफसर बने, एक बहुत अच्छी तरक्की करे, उन्नति करे, प्रगति करे, तो हमारी जिंदगी रॉयल हो जाए। शायद ये ऐसी सोच रही होगी, इसलिए उन्होंने रॉयल कोचिंग रख दिया होगा। परिष्कार, हम जो पढ़ के आए अब तक अशुद्ध ज्ञान, उस ज्ञान में शुद्धि ला करके, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करके हमारे जीवन का हम क्या करें, परिष्कार करें, सुधार करें। तो कोई न कोई ऐसे नाम रखा होगा, तो वो ऐसे ही रखे थे कोचिंग वाले बहुत सारे, ठीक है। कोई तो बिना नाम सोचे समझे रख देते हैं ऐसे ही, तो वो नहीं। शिक्षण संस्थान शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे कोई थीम जरूर होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है कृत, और क्या बन जाएगा, परिष्कृत। इसका मतलब है जिसका सुधार हो चुका है उसको कहते हैं परिष्कृत। जैसे देखिए, थोड़े दिन पहले हम जब यहाँ आए तो हम मिष्ठान शब्द पढ़ रहे थे। क्या शब्द पढ़ रहे थे, मिष्ठान। लेकिन हमने इसमें सुधार कर लिया, और अब हमें पता हो गया कि ये मिष्ठान नहीं है, मिष्टान है। अब ये जो रूप है, ये परिष्कृत रूप है, जिसमें सुधार हो चुका है, वो क्या कहलाता है, परिष्कृत। वो क्या कहलाता है, परिष्कृत। और सुधार करने की जो रीति है उसे कहते हैं परिष्कृति। सुधार करने की जो रीति है उसे हम क्या कहते हैं, परिष्कृति। परिष्कृति यानी सुधार करने की प्रक्रिया, और उसी को हमने एक और नाम दे दिया है, परिष्करण। परि प्लस करण से क्या बनेगा, परिष्करण। इस तरीके से ये शब्द बनता है, परिष्करण। परिष्करण करना, जैसे हम जमीन से जो भी सोना चांदी निकालते हैं, तो किसी में कोई अवांछनीय पदार्थ होते हैं, तो उसको भट्टी में गला करके, पिघला करके विशुद्ध जो सोना है या चांदी है बनाई जाती है, तो वो सब क्या है, परिष्करण करना। अगला देखिए, यह है कर्ता, और यह कहलाता है परिष्कर्ता। परिष्कर्ता, जो सुधार करने का कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं, परिष्कर्ता। अब मैं रोज आकर के आपको पढ़ा रहा हूं, नए नए शब्द सिखा रहा हूं, इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है, उसको हमने क्या कहेंगे, परिष्कर्ता। जो कार्य सुधार करने का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, परिष्कृता। सर का मुझे दूसरे नियम में समझ नहीं आया सर, प्राक्कलन का संधि विच्छेद क्या होगा। सुषमा जी, प्राक्कलन का संधि विच्छेद नहीं होगा। अरे क अघोष है, कल पढ़ाया तो था, कहाँ थे आप। प्राक्कलन सवाल, अभी पहले मुझे क्लास ले लेने दो, तुम्हारे इतने सारे सवाल आ जाएंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब। ये आ गया प्राक्कलन, इसकी संधि नहीं होती। क्लास जब अटेंड की आपने, बैठ जाओ मेरी क्लास में। मैंने कहा क क्या है, अघोष है, इसकी संधि होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन ये देखिए, प्रागैतिहासिक, तो ये बन जाएगा प्राक धन ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ओके, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ ये स्वर आ सकता है, लेकिन ये कौन है, अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाता है, अघोष। इसकी संधि नहीं होती। इसी तरीके से प्राक कथन की भी नहीं होती। इतनी लंबी रामायण बताई थी मैंने, किसी किताब की भूमिका लिखना, प्रस्तावना लिखना, सब बातें बताई है। मेरे वीडियो को पढ़े, देखें उसको अच्छी तरीके से। ये मैंने ऐसे काट करके पूरे इस पर विश्लेषण किया, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलिए, अगर उस समय समझ में नहीं आया होगा तो आकलन का क्या होगा। अरे आकलन, आकलन ऐसे नहीं लिखते हैं, आकलन तो ऐसे लिखते हैं, आकलन करना। आकलन कहाँ लिखा है, ये कहां से पढ़ के आए आप। आकलन तो ऐसे लिखते हैं, आकलन तो कहां, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। आप लोगों ने कभी आकलन ऐसे पढ़ा क्या, ये कहाँ होता है, ये आकलन तो शब्द ही नहीं है, ये कहाँ आ रहा है, कहाँ है। आकलन करना, गणना करना है ना, मूल्यांकन करना। आकलन कहिए आप, जैसे मैं हिंदी अच्छा पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, उस पर आकलन कैसे करोगे। कोई न कोई बिंदु रखेंगे ना भाई, कंटेंट सही ला रहा हूं नहीं ला रहा हूं, उदाहरण सही लेकर के आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, जो कंपटीशन में आए वो भी मैं ला रहा हूं नहीं ला रहा हूं,
कोई नियम को सही एकदम एक्सप्लेन सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो कोई न कोई बिंदु होते हैं किसी को जस्टिफाई करने के, उसको आकलन कहते हैं। खैर चलिए, हम बात कर रहे थे परिष्कार परिष्करण, वापस आ जाते हैं। तो कितने आगम की बात की हमने, च के आगम और स का आगम और श का आगम। इनमें से सबसे पहले बात करें, च का आगम कब होता है, जब स्वर के बाद कौन आ जाएगा, छ की ध्वनि। इस स का आगम कब होगा, जब सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का कोई शब्द आ जाए। और इस श का आगम कब होगा, जब परि उपसर्ग के बाद कौन सा आ जाए, क्री धातु। अब मुझे बताइए, ये सम उपसर्ग है, ये परि उपसर्ग है, तो परिष्कार, परिष्करण, परिष्कृति, परिष्कर्ता, अगर आपको परीक्षा में पूछे उसमें उपसर्ग पूछे तो सीधा है, उसमें उपसर्ग क्या निकलेगा, परि। परिष्कार का मतलब क्या होता है, सुधार। देखिए ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ये विसर्ग संधि में भी आएगा। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, खाली बस इतना ही आपको हिंट दे रहा हूं। मैं एक जगह इसको पढ़ाऊंगा और परिष्कार शब्द को दिमाग में रखना, टेस्ट में पेपर सेटर कैसे देगा, ठीक है, वो हम बात करेंगे अगले उस संधि के, विसर्ग संधि के नियम पर। चलिए, तो आप हेडिंग डाल दीजिए व्यंजन आगम, और उसमें से स और श के आगम के उदाहरण को लिख लीजिए। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप तो यहां लिखिए, सम प्लस क्री धातु से बनने वाले ये शब्द है। पवित्र में कौन सी संधि होगी भैया, जुगेश जी आप सवाल कर रहे हो, डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी के अकॉर्डिंग यण संधि में है, बाकी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के आधार पर ये अयादी संधि। और पूछे आप, तो मैं तो प्रमाणिक और एकदम परफेक्ट उसी जगह पे ले जाऊंगा, आपका सवाल आते ही समझ गया मैं। विद्युत चालक भी नहीं आया, करवाया, अरे गर्व सोनी, कहाँ समय से पहले चले जाते हो। अभी विद्युत चालक को लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा था ना, जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, तो फिर अगला एपिसोड अभी प्रसारित नहीं हुआ, वो विद्युत चालक को भी लेके आऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए, पवित्र में यण संधि है, वो आपको लिखनी नहीं है और न ही आप उसको करोगे, आप पवित्र में अयादी संधि ही लिखोगे, ये ध्यान रखना। और उसका संधि विच्छेद होता है पोदन इत्र, पोदन इत्र, ये याद रखें। बस इतना ही करना भाई। क्या नाम है, नाम ही मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा इंग्लिश में, JUGSH क्या है, जुगेश जी, जो भी है नाम। भू परिष्करण में कौन सी संधि है, राहुल चौधरी जी, क्या आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हो, आपसे तो उम्मीद है कम से कम प्रश्न तो सही करें। भू परिष्करण में कुछ भी नहीं करना है, भू परिष्करण वैसे ऐसे नहीं लिखते हैं, याद रखना, भू के साथ कभी भी जोड़ के नहीं लिखते हैं, भू के साथ हमेशा डैश लगाते हैं। पहली बात तो लिखा ही गलत है आपने, तो पहले सुधार करें, क्यों है देख लीजिए इधर, ये है, अगर ये ऐसा नहीं लगाओगे ना, तो जैसे ये देखो, ये भूतत्व, तो ये भूत तत्व होता है, भू और तत्व, जैसे भूतल, ये भू और तल, जैसे भूजल। हाँ, तो ये ज्यादा सही है समझने के लिए कि भूमि का जल ऐसे होता है। भू परिष्करण कुछ नहीं करना, भू परिष्करण में इसकी तो संधि है ही नहीं, परिष्करण की संधि है, परि प्लस करण, भू प्लस परि प्लस करण, भू परिष्करण, बस लिख लिया ये। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिए, परिष्कार, ये वाला परि प्लस करण। गर्व सोनी जी, ये इसके बाद मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूं सर, एक बार और अरे समझा देंगे। सौभाग्यवती में कौन सी संधि है, सौभाग्यवती में कोई संधि नहीं है, सौभाग्यवती में प्रत्यय है बेटा, सुभाग में यह प्रत्यय लगने से सौभाग्य, सौभाग्य, सुभाग, ठीक है ना। जैसे सुजन में यह लगने से सौजन्य बनता है, ये प्रत्यय का कंसेप्ट है, उसमें संधि नहीं है। सौभाग्यवती संधि होगी नहीं, कोई संधि नहीं होगी सौभाग्यवती में, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा सौभाग्यवती, ये सौभाग्य शब्द पढ़ाऊंगा आपको, प्रत्यय प्रत्यय। अभी फिलहाल संधि पे आ जाओ। और ये विद्युत चालक जिसने सवाल किया ना, कौन है भाई, अभी आपके समस्या करण सर, पिताजी आ रहे हैं, कौन, अरे समय से पहले जवान हो रहे हो, कहाँ लिख रहा है पिताजी आ रहे हैं, मैं पढ़ा क्या रहा हूं अभी संधि से संबंधित। करण जी क्या सवाल कर रहे हो ये, सर जी पिताजी आ रहे हैं तो आने दो ना, कौन सा वचन है, एक वचन है,
पिताजी आ रहे क्या, एक ही है पिताजी, 10-15 थोड़ी है बेंडा। ये कमेंट तो मैं वापस और वचन तुम्हारे तो कंसेप्ट में है ही नहीं, टॉपिक में ही नहीं है तुम्हारे। वचन कहाँ है? ये रीट वाला पर मेरे को सवाल किया जा रहा है, ये रीट की तैयारी कर रहे होंगे। रीट में है लिंग वचन काल, मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ रीट वालों को। हो गया ये? अब कॉपी बंद कर लो आप, बस अब आपको कुछ लिखना नहीं है। अब ये कौन है? अब ये जितने ऑनलाइन वाले कोई सवाल मत करना, और पूरे जो कमेंट कर रहा हूं आप पढ़े हैं। और करण जी आपने सवाल बिल्कुल सही किया, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूं। वैसे ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में नहीं है वचन, लेकिन ध्यान रखना जितने भी आदर सूचक होते हैं, पिताजी को आदर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए वो बहुवचन में लिखा जाता है। हमारे हिंदी में एक नियम है, आदर सूचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, याद रखना। चलिए अब कोई सवाल नहीं करेंगे ना, मैं ऑनलाइन वालों को तुम्हारे कमेंट पढ़ने वाला हूं, इसलिए पूरे इसी पर ध्यान रखें। व्यंजन संधि के मैं 3 नियम की बात कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण। उसमें से मैंने एक नियम पहला पढ़ाया, क च ट तप के बाद अगर कोई गोश ध्वनि आ जाए तो वो अपने से तीसरे में बदलते। उस टेस्ट में मैंने कुछ शब्द भी दिए थे, विद्युत चालक, विद्युत प्लस शक्ति, विद्युत प्लस चंचला, और फिर उस समय वो गलती हो गई थी। फिर मैंने कहा था जानने के लिए अगला एपिसोड, उसके बारे में अभी बात करने वाले। ये नियम मैं आपको बता दूं, व्यंजन संधि के कोई नियम नहीं पढ़ो, लेकिन इस नियम को तो आप परीक्षा में पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको लेके चलूंगा पुलिस सब इंस्पेक्टर के उस प्रश्न पर जहां कमबख्तों ने यहां से प्रश्न पूछा और बहुत सारों ने गलती कर दी। हाँ, और कहा वो पहले देखो क्या है। हाँ, वो भी ठोकेंगे आपको भी। देखो ये हमारे है त और ये है द। अब बस यही नियम पढ़ाऊंगा, उसके बाद टेस्ट भी लूंगा। एक दिन का एक ही नियम पढ़ाता हूं, इसलिए इसको भी मुझे पता है फिर गलती करोगे आप, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझना है। ये नियम कई जगह पर आपको गुमराह कर सकता है, ठीक है? इस नियम में हमें बहुत समझ रखनी है। त और द, इसका मतलब क्या पहले ये समझिए। वे सभी शब्द जिसके अंत में त आता हो या द आता हो, ये नियम उनके लिए लागू हो रहा है। इसका मतलब हमें उन शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए, जैसे विद्युत त आता, जगत त आता, सत त आता। बात समझ में आ रही है ना? उपनिषद द आता, वृहद द आता। इसका मतलब त और द किन किन शब्दों के पीछे लग रहा है, ये पहले तो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद विशिष्ट 8 वर्ण है हमारे। कितने वर्ण है? 8 वर्ण ऐसे, ये वर्ण विशेष का नियम है। इसका मतलब यहां गोश और अघोष का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां घोष भी आएंगे और अघोष भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जो वर्ण मैं बता रहा हूं उन्हीं को ही ध्यान रखना है, उनकी वर्णमाला को ही ध्यान रखना है, उनकी बराकड़ी को ही ध्यान रखना है। जैसे देखिए, त और द के बाद कौन आ जाए? च। त और द के बाद जब भी च से बना हुआ कोई भी शब्द आएगा तो क्या होगा? ये त बदलेगा च में, या द होगा तो वो भी च में ही बदलेगा, और च जो है वो च ही रहेगा। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा उसको उदाहरण देके समझा रहा हूं। देखिए, ये है सत, देखो त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। और इधर आ रहा है चरित्र, तो कायदे से त के बाद च त किसमें बदलना चाहिए? च में, और ये बनेगा सच्चरित्र। सच्चरित्र, इस तरीके से। आगे बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं, मैंने जो आपको टेस्ट में क्या दिया था, मैंने टेस्ट में यही तो दिया था। मैंने टेस्ट में ये दिया था विद्युत, और इधर आ रहा है चालक, या विद्युत प्लस चंचला, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये त किसमें बदलेगा? च में, और ये बनेगा विद्युत चालक। विद्युत चालक, और इधर क्या बन जाएगा? विद्युत चंचला, इस तरीके से। अब गलती क्या हुई, मैंने आपको कहां फंसा दिया, उसको भी थोड़ा क्लियर समझ लेते हैं कि
ये नहीं पढ़ाया था नियम, लेकिन पढ़ाया तो ये था मैंने, विद्युत प्लस ध्वज, और ये बन गया विद्युत ध्वज। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो ध है, त थ द ध चौथे नंबर पे आता है, और ये घोष ध्वनि है। हम घोष के नियम को पढ़ रहे थे और मैंने अघोष दे दिया, तो ये हमको पता नहीं था, हमने तुरंत इसके प्रभाव में आकर के तुरंत क्या लिख दिया, विद्युत चालक कर लिया। बात समझ में आई आपको? इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग नियम, मैंने कहा ना विद्युत में कम से कम 6 जगह पढ़ाऊंगा, ये 3 तो यहां आ गए अलग अलग। अभी तो खाली ये तो एक ही बात है, ये च की ध्वनि के साथ है, अभी ध के साथ भी आ गया, घोष दूसरी अलग ध्वनि, और भी खूब जगह पे आएगा। तो खैर अभी इस उदाहरण को यहाँ नहीं है, क्योंकि हम तो इस उदाहरण को पहले पढ़ चुके हैं, हम तो इस नियम की बात कर रहे हैं। तो विद्युत प्लस चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत धन चालक क्या बन गया, विद्युत चालक। जिसको ये नहीं समझ में आया है, इसके लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। द का उदाहरण ले लेते हैं। यह है उद और यह है चारण। बताओ क्या बनेगा, ऑटोमेटिक जबान हमको यही ले जाएगी। उद्दन चारण से क्या बन गया, उच्चारण। अब आ गया, क्लियर हो गया। देखो द के बाद च आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने समझाने के लिए यहां दिया। अगला देखिए, अगर त और द के बाद कौन सी ध्वनि आए, छ छतरी वाली। अब देखिए गलती कहां होगी, अभी थोड़ी देर पहले एक नियम और पढ़ाया था मैंने, स्वर के बाद छ, फिर वापस पुनः आ रहा है छ। इसका मतलब छ से बनने वाले शब्द ये दूसरी जगह आ रहे हैं, यहां पे भी आया, और उससे पहले अनुधन छेद अनुच्छेद, तो उस नियम के साथ भी आया, लेकिन वहां स्वर था, यहां त और द। तो त या द के बाद छ की ध्वनि आए तो त द तो बदलेंगे च में, और छ है वो छ ही रहेगा। इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। यह है उद, और यहां लिख देते हैं छादन, और ये बनेगा उच्छादन। जब तक मैं पूरी बात नहीं पढ़ाऊं करूं तब तक कोई सवाल मत करना अभी, क्योंकि इस नियम में कहां से प्रश्न बनेंगे वो आपको पॉइंट बता के जाऊंगा, बस उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर इस नियम में भी कहां से प्रश्न बना सकता है, और मैं भी वहीं से बनाऊंगा, इसलिए उसको थोड़ा गंभीरता से पढ़ना। ठीक है, त और द के बाद छ आए, त किसमें बदल गया, छ में, चाहे द हो तो। इसी प्रकार से देखिए, ये हमारा अगला वर्ण कौन है, ज। त द के बाद अगर ज से बनने वाले कोई भी शब्द आ जाओ तो ये ज त द तो किसमें बदलेंगे, ज में, और ये ज है वो ज ही रहेगा। चलिए उदाहरण से ही समझ लेते हैं इसको। जैसे देखो, ये है सत, और इधर आ रहा है जन, और क्या बनेगा, सज्जन। आगे बात समझ में, सत प्लस जन से क्या बन गया, सज्जन। कुछ अन्य उदाहरण समझ लेते हैं इसके, ताकि क्या क्लियर हो जाएगा। जैसा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। यह है उद, और यह है ज्वल, और ये बनेगा उज्ज्वल। अब ध्यान रखना, उज्ज्वल में 2 आदेश आते हैं, और खूब पूछा जाता है, पर बहुत से को पता भी नहीं है, अरे ये द बदलेगा आधे ज में, और ये ऑलरेडी आधा है, तो इससे हम आधा ही लिखेंगे। ये है उज्ज्वल का सही बनने का तरीका। उद प्लस ज्वल से क्या बना, उज्ज्वल। और परीक्षा में बहुत सी जगह पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसे सही नहीं करना। उद प्लस ज्वल से क्या बना, उज्ज्वल। इसी तरीके से देखिए, ये आ गया जैसे उद प्लस जैनी, बताओ क्या बनेगा, और ये बनेगा उज्जैनी। अब मुझे बताइए यहां ज पूरा क्यों आएगा, क्योंकि यहां ज कैसा है, पूरा है। सत प्लस जन में ज पूरा था तो जन पूरा लिखा, और यहां ज कैसा है, आधा, तो आधा ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई आपको? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि उज्ज्वल शब्द किस तरीके से बना हुआ है, वो संधि के नियम से ही वह इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अगला जो हमारा वर्ण है, ये है ट। इसमें क्या है, त द के बाद अगर ट की ध्वनि से बना हुआ कोई शब्द आए तो त द तो बदलेंगे ट में, ये ट में, और ट है तो ट ही रहेगा।
इस तरीके से। अब कैसे बनने देखो, ये एक शब्द है वृहत, बहुत सी जगह त भी मिलेगा द भी मिलेगा, ठीक है, संधि रूप में द बनता, बाकी ऐसे होता वृहत। और ये एक शब्द है टीका, ओके, और त बदलेगा ट में और ये बनेगा वृहट टीका। इस तरीके से शब्द बनेगा वृहट टीका, इस तरीके से बनता है। अब इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं। वृहत का अर्थ होता है बहुत बड़ा, और टीका का अर्थ कितने रूपों में अर्थ किया जाता है ग्रहण। पहले नंबर 1, किसी के माथे पे तिलक लगाया जाता है, उसको भी टीका कहते हैं। एक थोड़ा टीका लगा देना उसके, तो वो टीका होता है। एक टीकाकरण होता है, आप जानते होंगे, टीका लगाना, ठीक है, जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण हुआ, वो एक अर्थ है उसका टीका, ठीक है। एक टीका का अर्थ होता है व्याख्या करना। टीका का मतलब व्याख्या करना, जैसे कहते हैं ना टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी मत कर, इस पर बात करनी, ज्यादा वो नहीं करनी है। यहां टीका की बात क्या हो रही है, वो तीसरे नंबर का बताया, जो जिसका अर्थ है बहुत बड़ी व्याख्या। जैसे रामचरितमानस लिखा हुआ है और ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अवधी में। और उसका हिंदी में हम अनुवाद कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और लिखते 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 व्याख्या बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कह देंगे? वृहत टीका, बहुत बड़ी व्याख्या कर लेना, ठीक है ना। एक टीका हमारे सामान्य भाषा में भी होता है, किसी के पीछे 2 टीका दो लात पड़ जाए, 2 टीका इसका मतलब 2 लात मारनी है उसका, वो टीका का अलग अलग है। तो ये टीका अलग है, ये टीका अलग है, हालांकि ये बृहत दंड टीका से क्या बन गया? वृहत टीका। इसी प्रकार से देखिए अगला जो वर्ण है हमारा ल, इसमें इस तरीके का हमें रिजल्ट मिलेगा। त द तो बदलेंगे ल में, और ल है तो ल ही रहेगा। कैसे? देखिए ये है उद धन लेख, और क्या बनेगा? उल्लेख। उद धन लेख से क्या बन गया? चलिए इसके कुछ अन्य उदाहरणों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये है उद और इधर आ गया लास, बताओ क्या बनेगा? उल्लास। इस तरीके से अब मान लीजिए परीक्षा में शब्द आ गया उल्लंघन, क्या आ गया? तो कुछ नहीं करना है, उद धन लंघन, बस इस तरीके से, बस कुछ भी नहीं करना है। ल है उसको द में बदल देना, और उद से ही करना अभी फिलहाल संधि विच्छेद, जब तक मेरी कोई बात पूरी नहीं हुई तब तक। अभी आप बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इस नियम को लेकर के भी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लक्स के वर्ण की, ठीक है। अगला जो वर्ण है हमारा वो है ड, डमरू वाला, ड डमरू। इसमें ये ड और ये ड, यानी त द तो बदलेंगे ड में, और ड है वो ड ही रहेगा। जैसे देखिए ये है उद और ये डयन, और ये बनेगा उड्डयन। उड्डयन, उड्डयन का मतलब होता है उड़ने से संबंधित। उड्डयन का मीनिंग क्या होता है? उड़ने से संबंधित। इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ गई डायन, ठीक है ना। उड्डयन, नागरिक उड्डयन मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, तो उड़ने से मंत्री को संबंधित कौन है? हेलीकॉप्टर पर जिन पर कंट्रोल है सारा, हवाई जहाज पर जिनका कंट्रोल है वो नागरिक उड्डयन मंत्री होते हैं हमारे। ट्रेन पर जिनका कंट्रोल है वो रेल मंत्री होते हैं। सड़क परिवहन पर जिनका, सड़क मार्ग पर जिनका कंट्रोल है, तो उस तरीके से एरोप्लेन पर कंट्रोलिंग रखने वाले कौन होते हैं? उड्डयन, उड़ने से संबंधित है, इसका मीनिंग है। बस जितना अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उड्डयन का मतलब उड़ना, ठीक है। अगला, बस यहां आपको सावधानी रखनी है। अब ये 2 नियम क्योंकि सबसे लास्ट में ला रहा हूं, इसको पढ़ाने से पहले एक प्रश्न पे आते हैं अपन। प्रश्न पे आपको पीछे कॉपी पे नहीं है, मैं यही लेके चल रहा हूं। देखो इस नियम में कितना आनंद है कि अगर इस नियम को जो नहीं पढ़ता वो गलती कहां करता है, वो गलती यहां करता है। ए बी सी डी, ये एक शब्द है कहार, ये एक शब्द है प्रहार, ये एक शब्द है विहार, और ये एक शब्द है उद्धार। क्या शब्द है? उद्धार। इन सभी शब्दों में एक बात कॉमन है, हार हार हार, और एक अंत में क्या नजर आ रहा है? धार। सीधी सी बात नजर आ रही है। अब प्रश्न ये पूछा गया है
कि किस विकल्प में मूल शब्द हार का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें हार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें सामान्य से हार नजर आ रहा है, इसमें क्या है, हार है, इसमें क्या है, हार है। तो ये प्रश्न तो मुझे लगता है कक्षा 6ठी क्लास का बालक भी सरल कर देगा, क्योंकि पूछा क्या है इसमें, किसमें मूल शब्द हार का प्रयोग नहीं हुआ। अरे यार इसमें तो धार का प्रयोग हुआ। अरे प्रश्न तो यही पूछा ना, मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न तो यही पूछा किसमें हार का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, इसमें तो नेकलेस का प्रयोग हुआ। खैर अब बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, इस पर भी आएंगे वापस, पहले इधर आ जाते हैं। ऑटोमेटिक आप कहोगे सर क्या है कि त द के बाद जब भी ह हल वाली ध्वनि से बनने वाले शब्द आए तो त द, त तो बदलेगा आपके द में, त किसमें बदलेगा, द में, और द ही रहता है, द नहीं बदलता, लेकिन ह बदल जाता है ध में। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। ये है उद और ये है हार, तो द बदलेगा द में, तो ये बन गया द, और ह बदलेगा ध में, तो क्या बन गया, उद्धार। तो किसके मूल में हार नहीं है, यहां तो हार है, लेकिन अब इसकी बात करें यहां पर, तो यहां धार दिख रहा पर धार नहीं, वास्तव में कौन है, हार। इसमें भी हार है, इसमें भी हार है, लेकिन इसमें हार नहीं है, ये मूल शब्द पूरा है। आप इसमें आप प्र प्लस हार कर सकते हो, क्योंकि प्र उपसर्ग है। आप विहार में वी प्लस हार कर सकते हो, क्योंकि ये वी उपसर्ग है, लेकिन कहार में क प्लस हार नहीं कर सकते, क उपसर्ग नहीं है, कहार मूल शब्द है, पूरा शब्द है। ये एक इत्तेफाक है कि इसके अंत में क्या आ रहा है, हार आ रहा है। कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को, जो डोली उठा के लेके जाते हैं, वो डाकू वो नहीं, वो अलग है, डोली का अपहरण कर लेना। जो डोली को, अब देखिए ये शब्द गायब हो चुका है, उसका कारण है, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए वैसे ये शब्द भी विलुप्त हो गया। उसका कारण ये है कि शादी में लोग कार लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, तो डोली तो रही नहीं ना। डोली कहां, मुझे बताओ कौन सी डोली में अब दुल्हन आ रही है, मैंने तो आज दिन तक नहीं देखी कोई, चोरी भी नहीं होती। अरे मैं यो कह रहा हूं कोई नहीं है, पहले देखो बहुत पहले की बात बता रहा हूं, लोगों के पास नहीं, लोगों के पास है ना संसाधन नहीं थे, संसाधन। आपको याद करिए किसी के घर अगर बैलगाड़ी भी होती थी ना, उससे बहुत संपत्ति वाला, बहुत वैभव और ऐश्वर्यशाली माना जाता था किसी जमाने में। आप अपने पिताजी के युग की बात कभी पूछना, बात करना, किसी के हाथ में घड़ी भी होती है, घर में रेडियो भी होता था ना, अपने आप को वो अमीर मानता। किसी के घर में साइकिल मिल जाती, धीरे धीरे साइकिल आई है ना, तो उस जमाने में किसी के घर बैलगाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, वो दुल्हन लाने के लिए 4 आदमियों को हायर करता था। उसका काम ये था, 4 आदमी का ये पेशा था। जैसे डॉक्टर का काम करता है, जैसे टीचर का काम करता है, पंडित का काम करता है, वैसे ये 4 पेशेवर लोग वो ये थे कहार, जिनको कहते थे डोली उठाने वाले। जैसे फोटोग्राफर होता है कैमरे वाला, वो उसका काम क्या है, शादी के समय उसको बुलाए जाते हैं और वो फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है। वैसे डोली उठाने वाले को क्या कहते थे, कहार। और ये शब्द अगर कभी सुनना है तो आप जाइए उस मूवी पर जो मोहम्मद रफी के द्वारा गाया हुआ गाना, वो जानी दुश्मन, उसमें गाना आता है, और ये गाना उस फिल्म में कई बार आता है, लेकिन हमने कभी उस गाने को, इस लिरिक पे कभी गए नहीं, उस शब्द पे कभी नहीं गए। और वो गाना आता है, चलो रे चलो उठाओ रे डोली कहार, पिया मिलन की रुत आई। जिसके पास मोबाइल है वो घर जाके कभी सर्च करना कि चलो रे चलो उठाओ रे डोली कहार, कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को। अब ये मूल शब्द है। अब ये प्रश्न अगर आ गया, बताइए कि इसमें मूल शब्द हार का प्रयोग नहीं हुआ, तो पहले ऑप्शन में यही मिलेगा, धार। तो गलत है, ये ध्यान रखना। अब आपको समझ में संधि पढ़ने, ये किताब में संधि पढ़ने से, ये उदाहरण याद करने से नहीं, इतनी बातें कहें तो दिमाग में चीज क्लियर होती। तो उद, ये ह किस में बदलेगा, द में। और उदाहरण हम आगे चलते हैं थोड़े,
फिर इसको क्लियर कर लेते हैं। कहाँ चल रहे थे उदाहरण, ये रहे, तो इस पर बात करते हैं। और जैसे मान लीजिए ये आ गया परीक्षा में उद्धारक, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उद्धरणहारक। इसी तरीके से उद्धरण, आपने ये पढ़ा होगा कि ये उद्धरण, ये उदाहरण कहां से लिया, ऊपर उठाया हुआ है, तो ये बनेगा उद्धरणहरण, हरण नहीं हरण, ध को ह में बदलना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा अंतिम जो सबसे खास है वो ये, और वो है श। श याद करिए, मैंने विद्युत प्लस शक्ति पढ़ाया था, है ना, वो ये श यहां पर है, ठीक है। और ये अघोष है, वहां मैंने घोष वाले में इसलिए पूछा था, गलती कर दी। अब यहां क्या होता है, त द बदलेंगे च में, श बदलेगा छ में। अब देखिए एक ही प्रकार की ध्वनि दो जगह आ रही है, एक तो आ रही है यहां पर, एक आ रही है यहां पर, तो आप लॉक कर लीजिए। बस इसी को छ और श को लेकर के पेपर सेटर आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में विरोधाभास है कि मैं संधि विच्छेद छ से करूं या संधि विच्छेद। बात समझ में आ गई। उसका उदाहरण आपको पहले समझाता हूं कि ये कैसे आपका उत्तर जो है वो सही हो सकता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि शब्द का अर्थ क्या कहता है, उसके चारों विकल्प सही जाएंगे। क्या लिखा है ये, सत्शास्त्र, क्या लिखा है ये। अब इसके चार विकल्प हमारे सामने आ सकते हैं परीक्षा में, 1 2 3 4, और वो चार विकल्प कौन से हो सकते हैं, पहले उस पर संभावित विकल्प है उस पर बात कर लेते हैं। ये सत है, ये सत है, और ये सद है, और ये सद है। चलिए ये सतजन शास्त्र, चलो ये सतधन ये शास्त्र, ठीक है, ये सदधन शास्त्र और ये सदधन शास्त्र। नियमानुसार चलेंगे तो एक एक पर बात हो जाएगी। नियम क्या कह रहा था कि चाहे त हो चाहे द हो, उसके बाद चाहे छ आओ चाहे श आओ, दोनों स्थिति में परिणाम हमें क्या मिलेगा, च और स। ये नियम कह रहा था। नियम के अनुसार देखो, त के बाद छ, बिल्कुल हर ये ध्वनि तो कायदे से ये सत्शास्त्र बन जाएगा। त के बाद श, तब भी ये बन जाएगा, और द के बाद छ, तब भी ये बनेगा, और द के बाद श, तब भी ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चारों में से किसको सही करें, ये नियम नहीं, ये शब्द का अर्थ डिसाइड करता है। अब देखिए सत्शास्त्र में पहली बात तो, क्या शास्त्र कोई शब्द होता है क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, छाछ होती होगी, हाँ, तो ये तो शब्द होगा नहीं। तो एक बात तो ये हो गई कि शास्त्र शब्द नहीं है, तो शास्त्र से संबंधित विकल्प ही गलत हो गए। अब शब्द बचे कितने, दो, शास्त्र शास्त्र। सदधन शास्त्र करें या सतधन शास्त्र करें, तो याद रखना सत मूल शब्द है, सत से सद बनता है। जैसे सदगति, तो ये बनता है सतधन गति। कुछ याद करो, सतधन उपदेश सदुपदेश, सतधन आचार सदाचार, सतधन जन सज्जन। तो द में बदलता है संधि की वजह से, इसलिए सद नहीं करें, ये तो संधि रूप है, इसका संधि विच्छेद तो नहीं कर सकते। अब बचा कौन, यही राइट है। सत का मीनिंग होता है अच्छा, शास्त्र यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो शास्त्र अच्छा ज्ञान देता हो उसे क्या कहते हैं, सच शास्त्र कहते हैं। इतना सारा विश्लेषण करोगे तब जाकर के इसके लिए ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे विश्लेषण छ से करना है या स से करना। चलिए इस पर वापस उदाहरण पर आ जाते हैं। इसका उदाहरण, एक उदाहरण यहां ले लेते हैं और वो उदाहरण ले लेते हैं। ये जो उदाहरण पढ़ाया वही बता रहा हूं मैं। यह है विद्युत और इधर आ रहा है शक्ति। अब देखिए शब्द शुद्धि का भी मसला हो जाएगा। विद्युत आज इन तक हम शक्ति ही पढ़ते आए हुए, लेकिन संधि की वजह से ये बन जाएगा
विद्युत शक्ति क्या बन जाएगा? विद्युत शक्ति। अब आप सोचो परीक्षा में क्या दिया जाएगा? परीक्षा में सीधा दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहला ऑप्शन यही होगा, विद्युत शक्ति। मामला गड़बड़ है। लेकिन ध्यान रखना, परमाणु धन अस्त्र, प्रमाण वस्त्र, अस्त्र को वस्त्र बनने में समय नहीं लगा। ये संधि क्या क्या करवा रही है देख लीजिए। अब इसी नियम को लेकर के पुलिस सब इंस्पेक्टर में उन्होंने क्या प्रश्न बनाया उसको देखो, और क्या दिमाग लगाया पेपर सेटर ने। उसने दिया था इस तरीके का प्रश्न, यह है श्रीमत और ये है शरद और इधर आ गया चंद्र। ठीक है, नियमानुसार त के बाद स, त बदलेगा च में, श बदलेगा छ में, और ये जैसा है वैसा का वैसा लिख लो। ये र जैसा वैसा, द के बाद च, तो ये बनेगा चंद्र। अब देखिए, अच्छा भला शरद चंद्र क्या बन गया? श्री मशरत चंद्र। अभी आप सोचोगे यार मच्छर चंद्र तो क्या नाम होगा, है ना यार, ये संधि नहीं। अरे ये सही है, संधि की वजह से बन गया। हमने शरद चंद्र को मच्छर चंद्र बना दिया। और कौन सा शब्द है शुद्ध है? मच्छर चंद्र। हाँ, ये मच्छर चंद्र थोड़ी होता है, शरद चंद्र होता है, पर ये शुद्ध संधि की वजह से। तो ध्यान रखना, ये पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। इस संधि से एक ही नियम देखो अभी पढ़ा है, उसी में से शब्द बना दिया। खैर, बात समझ में आ गई। अब आपको इसका हम टेस्ट लेंगे। पहले ये रूल लिखो एक बार। हाँ, ऑनलाइन वालों, अब बोलो क्या है सवाल। उड्डयन उल्लास सच्चिदानंद। अरे भाई सच्चिदानंद तो होगा सत्य सर जी। अंदर की जब क्लास पूरी होती है तब आप एक मोटिवेशनल बात जरूर। अरे अभिषेक जी, इतना टाइम किसके पास है? मेरे समय तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। मैं इतनी गहराई और डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए। बाकी आप मुझे एक भी कोचिंग संस्थान बता दो जो संधि में इतनी व्याख्या करके बता दे। कोई भी नहीं बताएंगे आपको। मुझे एक भी इंस्टीट्यूट बता दो जिसने संधि में को लेकर के इतनी विश्लेषण वाली बात करके आपको संधि पढ़ाई होगी। कौन? अरे भाई, रॉयल की बात कर रहे हो? तो रॉयल में तो एक सर है दुबले पतले से, हिंदी पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बहुत सारे शब्द सीखोगे आप। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। समय से पहले जवान भी नहीं होना। बहुत सारे सवाल कर लेते, कहां से कहां प्रश्न पूछ लेते हो। अरे मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो मेरे दिमाग में 25 साल पहले चल चुका है। ये प्रश्न पूछते हो जो। हाँ हाँ, पढ़ाकू किस्म के रहे, हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे हुए हैं। आपको पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए आप निश्चिंत रहो। साक्षात काशी विश्वनाथ के चरणों में आप यूं समझ के पढ़ो, ठीक है ना। और इससे बाहर कहीं जाएगा भी नहीं कोई क्वेश्चन। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। बस पेशेंस रखना जरूरी है। और अनावश्यक शब्दों पर प्रश्न नहीं करें, कोई मतलब नहीं है, जो कभी आते भी नहीं है। मैं संधि पर इसीलिए ज्यादा बात कर रहा हूं, ज्यादा समय ले रहा हूं, क्योंकि यही है हमारी रीढ़ की हड्डी और यही नींव है। ये मजबूत हो जाएगी। 4 टॉपिक ही है, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा आपको। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं। चारों पिलर है ये, जिस पर हिंदी रूपी मकान खड़ा है। एक भी पिलर कमजोर हो गया तो कभी भी हिंदी में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी के जितने टॉपिक हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इनमें आपको इतना पढ़ा दूंगा मैं कि आपको ऑटोमेटिक शब्द का विश्लेषण करना आ जाएगा, शल्य क्रिया आ जाएगी, पोस्टमार्टम करना का नहीं यार इसके टुकड़े ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे बन रहा है। सौरव कुमार जी, नवरात्र का क्या होगा? अरे काय ऐसे सवाल, अपवाद वाले सवाल करते हो। डॉक्टर राघव प्रकाश, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, रूल नंबर 6, उसमें मिलेगा आपको नवधन रात्रि से बनता है नवरात्र, ठीक है ना। उसमें मूसलाधार भी मिलेगा, उसमें विश्वामित्र भी मिलेगा, उसमें प्रतिकार भी मिलेगा, उसमें सारंग भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, मैं अभी पढ़ाऊंगा। अपवाद अपवाद सारे नियम बाद में पढ़ाऊंगा। हालांकि आप लिख दो नवधन रात्रि
ठीक है, और ये नवरात्र बनता है ना, और नवरात्र शुद्ध शब्द है, और शब्द शुद्धि में भी पढ़ाऊंगा इसे। और कोई सवाल हो तो फेंको। अहोरात्र, दिवारात्र, नवरात्र, इसमें ई स्वर का लोप हो जाता है। ठीक है, तो नवदन रात्रि होता है इसका संधि विच्छेद, तो लेकिन ई का लोप हो जाता है। जब पूरी अयादि संधि समाप्त हो जाती है ना, उसके बाद वाले पेज में देखना ये शब्द मिलेगा आपको, अगर बुक है तो। ये लिख लिया सभी ने? बाकी जिनको नहीं समझ में आया है, मैं कुछ टेस्ट के लिए क्वेश्चन दूंगा ना, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, अभी भयानक भयानक शब्द आएंगे आप लिए। संधि याद तो तब तो फिर आप किसी और कोचिंग से पढ़े अभिषेक जी। संधि कभी याद नहीं करवाई जाती, मैं समझाता हूं। कोई इंस्टीट्यूट वाला याद करवा ले तो भले आप उससे पढ़ सकते हो। ये सवाल बिल्कुल ही गलत है। संधि को याद करवाया नहीं जाता, संधि को समझाया जाता है। हाँ, संधि को याद कौन करता भाई। हाँ, प्रश्न जिनके भी हैं आप तो पुटअप करते जाओ। अरे समझ जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो क्या है, घर पे जाते ही आप जूते खोलते हो कि नहीं खोलते हो, कि कोई कान में आके कहता है आपको कि जूते खोल बेटा? नहीं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना घर पे जाते ही जूते खोलने की। तो बस वैसे ही हम शब्दों के साथ जितना कनेक्टिविटी रखेंगे उतना वो शब्द से परिचित हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, रामायण का संधि विच्छेद क्या है? राम प्लस अयन। क्यों नहीं, आपको याद हो गया ना? समझ गए ना, राम प्लस अयन रामायण बनता है, बस ऐसे ही है। अच्छा बताइए, दाव अनल का संधि विच्छेद? दाव प्लस अनल। मुरारी का संधि विच्छेद? मूर्धन हरि, मूर्धन हरि। शशांक का? शशधन अन। सज्जन का? उज्जवल का? ठीक है, कोई ये जिसको नहीं याद होगा तो बस ऐसे शब्दों को ले लेकर रटो, और तो कुछ नहीं है और इलाज। बाकी बाकी आप लोगों को याद हो गए, इसका मतलब ये चीजें पढ़ ली इसलिए समझ आ गई है। अब ये थोड़ी देर पहले ये आपको ये शब्द पता ही नहीं था, वृहट टीका, लेकिन अभी इस शब्द से हम जुड़े, नया नया शब्द सीखे, इस शब्द से दो तीन बार माथा भिड़ेंगे अंदर, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कुछ और उदाहरण थे हमारे। हाँ, ये भी लिख लो एक बार पहले, ये लिख लो। विद्युत चालक, विद्युत प्लस चंचला, यहाँ विद्युत लिख लेना, यहाँ लिख देना विद्युत प्लस चंचला। विद्युत प्लस चंचला। ओके,
लिख लिया? इस नियम को अच्छी तरीके से कल पढ़ के आओगे। एग्जैक्ट टाइम बताना। किसी के पास है रिस्ट वॉच? ओके, अब तक 56। ओके, चलिए, तो ये एक वो श्री मच्छर चंद्र का भी उदाहरण लिख ही लो। हाँ, कल आते ही मैं पहले टेस्ट लूंगा, देखते हैं देख कौन सही करता है। ठीक है? हाँ, अच्छा, विद्युत में त आता है द, ये कैसे पता लगेगा? मेरे सवाल का जवाब ये है, आपके प्रश्न का भी त आता है। क्यों? क्योंकि हमने विद्युत पढ़ा है, बस। तो मैंने पहले यही कहा था, वे सभी शब्द पर हमें फोकस करना है जिनके अंत में त आता हो, जिनके अंत में द आता हो। यही है इलाज। इसलिए शब्द से परिचित हो, और उन्हीं शब्दों से मैं परिचित कराऊंगा, कल टेस्ट लूंगा। तो कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जो आपने पढ़े नहीं है, तो फिर मैं परिचय दूंगा। हाँ हाँ भाई बोल। हाँ 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 हाँ, नहीं, शास्त्र है, छात्र कहाँ है? उस पर अपन कल बात करेंगे। अब शायद अब कल आ गया ना, कल इस पर बात करेंगे। वो मेरी बात समझे नहीं आप। शास्त्र शब्द छ में बदला है, इसलिए वो शास्त्र बना है। ठीक है? हाँ, ये तो सर अपवाद है। हाँ, ये सब अपवाद है। सब टोटल। ये अरे, इसका दोनों रूप मान्य है। अच्छा, ये एक माता लगाए सुनो डॉक्टर राघव प्रकाश, व्यावहारिक अरे मैं बता रहा हूँ, उसमें ये मिलेगा, बिम्बोस्ट भी मिलेगा, ऑब्लिक करके बिम्बोस्ट सिंगल मात्रा का भी मिलेगा, और ये सब अपवाद है, अपवाद। चलिए देखिए। हाँ, कहा है? हाँ, उज्जवल का क्या अभी तो आ सकता नहीं। मैंने क्या कहा था, मैं बात, ये कुछ बातें हैं, हाँ वो आपको बताऊंगा। चलिए, ओके, ये आपकी बात हो गई है। चलो, तो आप एक शायरी सुन लो। देख शायरी का नाम लेते ही तो ऑनलाइन वालों को सुनने दो क्या भाई। हाँ चलो, हाँ, शकल दिखा दो उनको, फिर तो नहीं सुनाओ। एक किसी ने कमेंट किया कि हिंदी वाले शब्द सर बड़े सरल होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत टेढ़ा हूं, लेकिन सरल। हाँ, बहुत टेढ़ा हूं मैं विद्यालय में तो बहुत खड़ूस हुई, समझ लीजिए। हाँ, ठीक है ना, आपको पढ़ाने आ रहा हो तो सिर्फ मेरा काम पढ़ाना है, इसलिए हाँ, बहुत टाइम को लेकर के और प्लस अपने अनुशासन को लेकर के बहुत ज्यादा ही मतलब सख्त हो, और होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन ही सब कुछ है। अगर अनुशासन है तभी हम किसी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। हम हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, एक बहुत पुरानी शायरी है, और ये एक अच्छी मूवी में आती है, और उसको मैंने देखा था तो मुझे याद आ गई, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कि फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे ही मौसम में इश्क जमा होता है। फूल खिलते हैं, पीछे मेरी बात पूरे सुन तो लो, पहले समय से पहले ही आप तो पेमेंट कर रहे हो। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही इश्क जमा होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये वो फसाना है जो निगाहों से बयां होता है।